सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के जो सिद्धांत हैं जो लूथर गुलिक ने दिए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ द लेबर यानी कि कार्य का विभाजन। जैसा कि हेनरी फ्योल ने भी इसको बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना है कि डिवीज़न ऑफ द लेबर होना चाहिए। ठीक यही बात लूथर गुलिक कहते हैं कि प्रत्येक कार्य का विभाजन किया जाए। ओके, और किसी भी कार्य का विभाजन जो है वो किस आधार पर किया जाए, वो उस व्यक्ति की योग्यता, अनुभव, ज्ञान, इनके आधार पर, उसके अलावा रुचि, तो इन सब चीज़ों के आधार पर किसी व्यक्ति को हम कार्य का विभाजन करें। इससे क्या होगा कि जब किसी व्यक्ति का उस क्षेत्र में ज्ञान होगा, अनुभव होगा, रुचि होगी, तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके वो उस क्षेत्र में जो है, उस एरिया में उसका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, विशेषज्ञता उसको हासिल हो जाएगी। और जब विशेषज्ञता हासिल हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि मिनिमम जो है वो इनपुट में, मिनिमम एनर्जी में, मिनिमम एक्सपेंडिचर में यानी न्यूनतम व्यय में हम अधिकतम जो है वो लाभ ले पाएंगे। तो किसी भी व्यक्ति का यदि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अधिकतम लाभ लेना चाहते हैं तो हमें कार्य का विभाजन करना पड़ेगा जो कि उस व्यक्ति की योग्यता, अनुभव, ज्ञान, रुचि, इन सब चीज़ों पर आधारित होगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि बेसिस ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किसी भी विभागीय संगठन के क्या आधार होते हैं। बेसिकली जब हम कोई संगठन बनाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखिए दोस्तों बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी आधार के नहीं बनता। कोई ना कोई एक बेस होता है। लूथर गुलिक ने ये 4 बेस माने हैं कि ये इन्हें 4P भी कहते हैं। 4P, तो ये 4P क्या है? उन्होंने कहा कि पहला, सबसे पहले हम देखिए पर्पस, हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, एम क्या है। तो हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं तो उसमें एक आधार होता है, वो है हम क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या टारगेट है हमारा, क्या उद्देश्य है उस संगठन को बनाने का। ओके, जैसे उदाहरण के लिए रेलवे डिपार्टमेंट, तो हम बेसिकली रेलवे डिपार्टमेंट हम बना रहे हैं तो पर्पज़ है हमारा कि भाई जो यात्री हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये हमारा पर्पज़ है। ओके, तो एक पर्पज़ हम लेकर चलते हैं। आज जैसे हम एजुकेट करना है, जैसे शिक्षा विभाग है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो हम पर्पज़ है हमारा कि हम शिक्षा देना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं, तो एक पर्पज़ लेकर हम चलते हैं। ओके, दूसरा आधार होता है वो है प्रोसेस। तो प्रोसेस कहाँ होता है दोस्तों? प्रोसेस वहाँ पर होता है जहाँ किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ, जैसे स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में आप देखेंगे कि स्पेशलाइज्ड ऑफिसर होते हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, तो हर कार्य को करने का एक प्रोसेस होता है। ऐसे ही एक और डिपार्टमेंट है जैसे सेना, है ना। तो यदि आप सेना को देखें तो वहाँ प्रोसेस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पर्पस तो है ही है, लेकिन प्रोसेस आप देखेंगे कि आपने कई बार ऐसा भी एग्जाम्पल देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत बहादुरी से लड़ता है लेकिन चूंकि वो निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करता तो इसलिए कई बार दंडित भी हुआ। तो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेना में। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो पर्पज़ है सेना का कि भाई हमें लोगों की सुरक्षा करनी है, देश की सुरक्षा करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो प्रोसेस बेस्ड होते हैं, है ना। एक तीसरा आधार है हमारा, वो है पर्सन। किसी व्यक्ति को हम ध्यान में रखकर जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं, ये तीसरा बेस होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम आदिवासी पुनर्वास जो है, मतलब आदिवासियों के लिए कोई डिपार्टमेंट बना दें, या जैसे हम नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई डिपार्टमेंट बना दें, या कोई ऐसा जो है मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को जैसे कि मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, इन लोगों के लिए जैसे हम कोई डिपार्टमेंट का निर्माण करें तो ये एक बेस होता है। यानी हमारे दिमाग में एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई गरीब व्यक्ति है, किसान है ना, या कोई शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, या अल्पसंख्यक हैं,
है ना, माइनॉरिटीज़ हैं, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर है कि हमें ये जो व्यक्ति हैं या व्यक्तियों का जो समूह है, इनके लिए किसी संगठन का निर्माण करना है। तो ये एक तीसरा बेस होता है जो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। चौथा बेस होता है दोस्तों, वो है प्लेस। किसी स्थान को ध्यान में रखकर हम जो है किसी विभाग का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि नॉर्थ ईस्ट है मान ली, तो हमने देखा नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट कम है, तो हमने वहाँ के लिए एक अलग से कोई डिपार्टमेंट बना दिया मान लीजिए, है ना। या और भी कोई, जैसे मान लो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे दार्जिलिंग है, या कोई विशेष एक ऐसा एरिया है जहाँ के लिए हमें ज़रूरत है कि हम किसी डिपार्टमेंट का निर्माण करें। तो ये जो है वो एक और आधार होता है कि किसी स्थान विशेष को हम दिमाग में रखकर किसी डिपार्टमेंट का निर्माण करते हैं, है ना। किसी प्लेस को दिमाग में रखकर हम किसी डिपार्टमेंट का निर्माण करते हैं। तो जैसे एक और एग्जांपल, जैसे नमामि गंगे है, तो गंगा के ऊपर एक डिपार्टमेंट बना दिया। तो गंगा वैसे एक स्थान नहीं, लेकिन एक पूरी नदी है, तो हमने क्या किया कि उसको दिमाग में रखा कि भाई हम गंगा को स्वच्छ रखना चाहते हैं, इसलिए एक नया विभाग हमने बना दिया। तो डिपार्टमेंट के ये 4 बेस हो सकते हैं, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। इन 4 के आधार पर हम किसी भी संगठन का निर्माण, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा सिद्धांत है उनका जो है वो है स्केलर चेन। और स्केलर चेन के माध्यम से, यानी पद सोपान के माध्यम से वो कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं। बेसिकली पद सोपान जो है दैट इज़ फॉर द कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाए रखने के लिए जो है हम पद सोपान यानी स्केलर चेन का निर्माण करते हैं। किस तरह से एक स्केलर चेन से यानी पद सोपान से कोऑर्डिनेशन होता है? वो इस तरह से होता है दोस्तों कि जो पद सोपान है, जो स्केलर चेन है, उसमें क्लियर होता है कि भाई कौन सबसे ऊपर है, कौन मिडिल में है, कौन सबसे नीचे है, कौन किसको आदेश देगा, कौन किसका आदेश मानेगा। तो बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि कौन आदेश देगा, कौन उसको मानेगा, ठीक है। तो एक प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है कि उसे किससे आदेश लेना है। तो इससे क्या है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है। यदि लूथर गुलिक का ये मानना है कि एक ही किसी भी संगठन में समान स्तर के व्यक्ति नहीं हो सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई ना कोई व्यक्ति आपको टॉप पर रखना पड़ेगा, कोई मिडिल में, कोई लोअर, कोई उच्चस्थ अधिकारी होगा, कोई मध्यस्थ अधिकारी, कोई निम्नस्थ अधिकारी। तो ये हायरार्की जो है वो हमें रखनी ही पड़ेगी। अब इस हायरार्की से क्या होता है, बेसिकली हमें कोऑर्डिनेशन रहता है कि हमें पता रहता है कि कौन किसको आदेश दे रहा है, कौन किसका आदेश मानने के लिए बाध्य है। तो इस तरह से जो है वो कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तीसरा वो कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन, जिसे हम सचेत समन्वय हम कह सकते हैं, यानी कि उनका मानना है लूथर गुलिक का कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सोच समझकर, बहुत सचेत होकर, बहुत सचेष्ट होकर जो है वो समन्वय किया जाना चाहिए, कोऑर्डिनेशन किया जाना चाहिए। यानी कि बहुत सोच समझकर आपको जो है कोऑर्डिनेशन करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन दोस्तों लोग प्रशासन की रक्त धारा मानी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पूरी बॉडी में आप देखिए भाई सारे पार्ट्स अलग हैं, दिमाग अलग है, हाथ अलग हैं, पैर अलग हैं, हार्ट अलग है, ठीक है, सब पार्ट्स अलग अलग हैं, बट वो इतनी बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेट हैं कि अपने आप सारे काम होते हैं। ओके, दिमाग आदेश देता है, उसी प्रकार से हाथ पांव संचालन होता है, सब कुछ देखेंगे आप, पूरा का पूरा जो बॉडी है वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है। और जहाँ भी किसी भी अंग का कोऑर्डिनेशन गड़बड़ाया वहीं व्यक्ति बीमार पड़ा या खेल खत्म। तो दोस्तों कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। तो जैसे बॉडी है, बॉडी के सारे पार्ट्स हैं और उसमें बिना कोऑर्डिनेशन के बॉडी में कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी एक बॉडी है और उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने सारे पार्ट्स हैं, जितने सारे अंग हैं, ठीक है, चाहे जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कोई भी हैं, यदि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, तो कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस निर्धारित उद्देश्य को जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है वो प्राप्त नहीं कर पाएगा और हो सकता है कि संगठन नष्ट हो जाए, बंद हो जाए। तो लूथर गुलिक का मानना है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत सोच समझकर, बहुत सचेत होकर, पूरी बुद्धिमत्ता के साथ सचेत होकर किया जाना चाहिए। तो ये उनका चौथा सिद्धांत है।
इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया था दोस्तों, सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण में क्या होता है कि सत्ता जो है यानी आदेश देने की जो पावर है वो उच्चस्थ अधिकारियों के हाथ में संकेंद्रित होती है, ठीक है, वहाँ फोकस्ड रहती है। नीचे के अधिकारियों के हाथ में कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि वो उनका आदेश माने। डिसेंट्रलाइजेशन इसका ठीक उल्टा प्रोसेस है। डिसेंट्रलाइजेशन में जो शक्ति है ना, वो नीचे के स्तर तक बांटी जाती है। ओके, सबको जो है वो ये पावर होती है कि वो अपने अपने स्तर पर वो निर्णय ले सकता है और उसे एग्जीक्यूट कर सकता है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो जैसे हमारी जो पंचायत समितियां हैं, ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सारे के सारे आप देखेंगे तो ये डिसेंट्रलाइजेशन के उदाहरण है ना, विकेंद्रीकरण के उदाहरण है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि आदेश जो है या योजना बनाना वो उच्च केवल टॉप लेवल पर ही नहीं बल्कि नीचे के स्तर तक होता है ना, सबके हाथ में कुछ ना कुछ पावर्स होती हैं। छठा सिद्धांत है यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। जैसा कि हेनरी फ्योल ने भी यूनिटी ऑफ कमांड को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना, ठीक उसी तरह से लूथर गुलिक का भी ये मानना है कि यूनिटी ऑफ कमांड किसी भी कीमत पर इसे भुलाना नहीं है, किसी भी कीमत पर इसका उल्लंघन नहीं करना है, हर कीमत पर इसका पालन किया ही जाना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक व्यक्ति को एक ही बॉस आदेश देगा, वन मैन वन बॉस। यदि एक ही व्यक्ति के दो या दो से अधिक बॉस होंगे तो क्या होगा कि वो हो सकता है कि उन अधिकारियों को ही आपस में भिड़ा दे या विरोधी आदेशों की स्थिति में किसी भी आदेश का पालन ना करे। तो उनका कहना है कि एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही बॉस आदेश दे। नेक्स्ट है स्टाफ एंड लाइन, स्टाफ एवं सूत्र। दोस्तों ये बेसिकली दो तरीके के किसी भी संगठन में व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है। जैसे पहला होता है स्टाफ। स्टाफ का काम होता है परामर्श देना, सुझाव देना, ओके, और लाइन के हाथ में होती है पावर, शक्ति, जिसे हम हिंदी में सूत्र कहते हैं। तो प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में ये दो तरीके की व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह होता है, एक स्टाफ और दूसरा लाइन। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बस सा मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है, तो सचिवालय या जो आईएएस है वो स्टाफ है, बेसिकली उसका काम है परामर्श देना। और जो डायरेक्टरेट है, जो निदेशालय है, वो है लाइन, उसका काम है जो भी सुझाव दिया गया है, जो भी प्लानिंग बनाई गई है, जो भी योजना बनाई गई है, उसे एग्जीक्यूट करना। और एग्जीक्यूट करने के लिए उसके हाथ में पावर्स होती हैं। तो बेसिकली स्टाफ जो होता है उसका काम होता है परामर्श देना, एडवाइस देना। और लाइन के हाथ में पावर होती है, उसका काम होता है जो सुझाव दिया गया है, जो योजना बनाई गई है, उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसे कैसे फॉलो करना है, कैसे उसको पालन करना है, कैसे उसको जो है वो रिजल्ट में तब्दील करना है। ये काम है लाइन का। डिटेल में मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टाफ एंड लाइन, खास तौर से तब जब हम आईएएस बनाम नॉन आईएएस की बात करते हैं, उस तरीके की बात है। नेक्स्ट है डेलीगेशन यानी प्रत्यायोजन। दोस्तों डेलीगेशन को भी मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। कई बार क्या होता है कि उच्च पदस्थ जो अधिकारी होते हैं, जो टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, उसके पास काम बहुत होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। चूँकि समय सबके पास सुनिश्चित है, एक ही है, 24 घंटे हैं, और 24 में से 24 घंटे तो कोई काम कर भी नहीं सकता, ठीक है। तो आपके पास हार्डली 13 से 14 या 15 घंटे हैं काम करने के लिए, हार्डली। अब उस समय में आपके पास चूँकि काम बहुत ज़्यादा है, तो और चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जितना ऊंचा पद होगा, जितना बड़ा पद होगा, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है और काम भी बढ़ता चला जाता है, तब ज़रूरत महसूस होती है उस जो है पावर को डेलीगेट करने की, यानी उस पावर को अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, उनको ट्रांसफ़र करने की। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बड़ा अधिकारी है, जो बड़ा ऑफिसर है, वो अपनी कुछ पावर्स
जो अपने से जो सबऑर्डिनेट अधिकारी हैं, अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनको वो दे देता है। जो कम उपयोगी होती हैं उनको वो अपनी पावर डेलीगेट कर देता है, यद्यपि उत्तरदायित्व जो है वो बड़े अधिकारी का ही रहता है। तो डेलीगेशन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखी जाती है कि पावर्स डेलीगेट होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। शक्ति का प्रत्यायोजन होता है, उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन नहीं होता। उत्तरदायित्व उच्च पदस्थ अधिकारी का ही बना रहता है, वह केवल अपनी शक्ति को प्रत्यायोजित करता है, डेलीगेट करता है, नीचे अपनी पावर्स को देता है कि ठीक है ये काम बेसिकली मेरा है पर ये पावर मैं आपको देता हूँ। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो आप जानते हैं ओवरबर्डन्ड ऑफिसर होता है, उसके पास इतना काम होता है, इतने टाइप वैरायटी के काम होता है। अब वो अपना काम कैसे करता है? उसकी मदद के लिए उसके पास एडीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं। अब वो अपनी पावर को डेलीगेट करता है एडीएम और एसडीएम को, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बनी रहती है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की। मैं इसको डिटेल में आगे जब ये आएगा तब बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा कि डेलीगेशन जो है वो या प्रत्यायोजन क्या होता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके क्या हानि है, क्या लाभ है, वो मैं आपको डिटेल में अलग से समझाऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट है स्पान ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का क्षेत्र। नियंत्रण का क्षेत्र के अंतर्गत ये माना जाता है कि एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 व्यक्तियों का सीधा कंट्रोल कर सकता है, सीधा नियंत्रण रख सकता है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जिस चीज़ को देखा नहीं जाता वो काम हो भी नहीं पाता। आपकी दृष्टि यदि किसी चीज़ पर है, किसी व्यक्ति पर है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके होने की संभावना बनी रहेगी। जैसे कोई मिस्त्री है, दीवार बना रहा है, आप खड़े हुए देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर है, काम हो रहा है, ठीक है। तो जिस चीज़ का मतलब बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं? नियंत्रण, कंट्रोल। क्योंकि कंट्रोल रहने से क्या है कि ओवरलैपिंग नहीं होती किसी भी काम की, ओके। तो कंट्रोल इसलिए बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल से क्या है कि अनुशासन, डिसिप्लिन बना रहता है संगठन में। तो कंट्रोल जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब एक व्यक्ति कितने लोगों का सीधा सीधा कंट्रोल कर सकता है? लगभग 5 या 6, मैक्सिमम 6। तो जो हायरार्की जो बनाई जाती है, पद सोपान जो बनाए जाते हैं, वो इसी स्पान ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण के क्षेत्र पर बेस्ड है। हमने जैसे एक डीएम है, उसके अंडर में हमने 3 या 4 एडीएम रख दिए, हर एक के अंडर में फिर एसडीएम रख दिए, फिर उसके अंडर में तहसीलदार रख दिए, फिर नायब तहसीलदार रख दिए। तो जो संख्या बनाई गई है वो स्पान ऑफ कंट्रोल के आधार पर बनाई गई है। कोई भी अधिकारी आप देखें, कोई भी पद सोपान देखेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितने लोगों का सीधा प्रत्यक्ष नियंत्रण रख सकता है। स्पान ऑफ कंट्रोल का अर्थ है नियंत्रण का क्षेत्र, यानी एक व्यक्ति कितने व्यक्तियों का, कितने अधीनस्थ व्यक्तियों का ठीक प्रकार से नियंत्रण कर सकता है। क्योंकि नियंत्रण यदि होगा तो संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। लास्ट है कोऑर्डिनेशन थ्रू कमिटीज़, यानी समितियों के द्वारा समन्वय। लूथर गुलिक का ये मानना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कमेटीज़ बनाई जानी चाहिए, समितियां बनाई जानी चाहिए, और उस समितियों के माध्यम से जो है वो समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन किया जाए। तो दोस्तों ये है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के वो 10 सिद्धांत जो लूथर गुलिक ने दिए। तो दोस्तों साथ के साथ एक बार मैं फिर कहूँगा आपसे कि हेनरी फ्यूल के जो 14 सिद्धांत हैं, 14 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आप एक बार देख लीजिए जनरल मैनेजमेंट के, और ये भी। तो अब आप दोनों को कंपैरिजन करके पढ़िए दोस्तों। तो कंपैरिजन करके क्या होगा कि आपको याद करने में सुविधा होगी और वो ओवरलैप भी नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हेनरी फ्यूल और लूथर गुलिक के सेम हैं, कुछ डिफरेंट हैं। तो क्या सेम है क्या डिफरेंट है, ये आप इस तरह से यदि टेबल बनाकर याद करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा, क्योंकि वो भी 14 हैं और ये 10 हैं, है ना, 10 सिद्धांत हैं। तो ये इनकी जो टेबल है उसको आप बार बार जो है वो इसको रिवाइज़ करिए, याद करिए। ये 10 के 10 सिद्धांत जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज हमने ये जाना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के क्या सिद्धांत, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। अब हम जानेंगे
पोस्ट कॉर्प सिद्धांत, जो कि लूथर गुलिक का सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो दोस्तों आइए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से हम पोस्ट कॉर्प सिद्धांत को पढ़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।